वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम फर्स्ट एड 2 एक्सपर्ट कॉल के लिए यहाँ पर मिले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट एड 1 में भी एक एक्सपर्ट कॉल रखी थी जी, जिसमें हमारे कुछ डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर स्नेहल पहले भी फर्स्ट एड 1 में भी हमारे साथ जो डाउट्स थे उसको क्लियर करने के लिए जुड़े थे। ऐसे ही आज हमने कुछ फर्स्ट एड जो 2 कोर्स का कंटेंट आपके साथ शेयर किया था लास्ट कुछ डेज में, उसके ऊपर हम कुछ एक्सपर्ट कॉल जो आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं डॉक्टर स्नेहल मैम को, जो प्रथम से काफी टाइम जुड़ी हैं और हेल्थ के ऊपर काम किया है। फर्स्ट एड जो कोर्स बनाया है उसमें भी काफी मदद करी है, कंटेंट काफी क्रिएट करने में हेल्प करी है। अभी स्नेहल मैम अभिव्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं एंड हेल्थ के कंटेंट पे काम भी करती है। मैं चाहता हूँ स्नेहल मैम 2 मिनट और अच्छे से अपने बारे में हमें बता पाए, ताकि हम सभी लोगों को मैम के बारे में पता लगे जो हमारी एक्सपर्ट कॉल में हमारे साथ ज्वाइन करिए। जी मैम। नमस्ते सभी को। थैंक यू आरिफ। जैसे आरिफ ने कहा कि अभिव्यक्ति हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज ये मेरा खुद का इनिशिएटिव है, लेकिन अभी मैं आपसे जो जुड़ी हूँ वो मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ, जो कि हमारा डॉक्टर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्हीं की तरफ से ये कॉल हम कंडक्ट कर रहे हैं। और प्रथम ऑलवेज टेक अ लीड ऑन सच टॉपिक्स, तो हमें बहुत अच्छा लगता है प्रथम के साथ काम करने के लिए। दूसरा, मैं योगा का स्टडी भी मैंने किया हुआ है और साथ में साइकोलॉजी, एमए इन साइकोलॉजी मैंने किया है। और इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में मैं अदर ट्रेनिंग या वर्कशॉप ऐसे कंडक्ट करती हूँ, या जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे एक्सपर्ट कॉल्स कंडक्ट करने का काम करती हूँ। ठीक है। और उसी के साथ साथ बहुत कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती है, तो हॉबीज भी बहुत अच्छे से मैं रखती हूँ। और फर्स्ट एड मेरा पसंदीदा टॉपिक इसके लिए है क्योंकि इसमें हम एक्टिव रहने का सोचते हैं कि कभी भी इमरजेंसी आए तो ऐसे तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसके बारे में अभी बात करना चालू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो आज हम फर्स्ट एड 2 के जो कंटेंट है हमारा, उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी से रिलेटेड हमने कुछ सवाल लिए थे अपने टीम मेंबर से, जो अलग अलग राज्यों में हमने ये फर्स्ट एड 2 कंटेंट शेयर किया था अपनी टीम मेंबर्स के साथ। उसी से रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक्स हैं 7-8, उस पे हम सवाल करने वाले हैं और उस पे जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, हम वो लेंगे। और इसके अलावा अगर आप में से किसी के कोई सवाल हैं तो आप यूट्यूब लाइव चैट में भी टाइप कर सकते हैं, हम उनको भी कंसीडर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर कर पाए। तो मैम स्टार्ट कर सकते हैं हम। जस्ट 1 सेकेंड बिफोर दैट, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर कैसा है कि हर व्यक्ति बहुत ज्ञानी नहीं होता, तो हेल्प लगती है एक दूसरे की। तो अगर मुझे भी कुछ दिक्कत आती है कोई जवाब देने में, तो डॉक्टर दीपाली एमसीएच से हमारे साथ जुड़ी हुई रहेंगी। तो मैं उनकी हेल्प जरूर लेना चाहूंगी अगर कहीं पे दिक्कत आ जाती है तो। यस, थैंक्स, वी कैन गो अहेड। ओके, थैंक यू मैम। तो हम जैसे हमारे टॉपिक्स हैं मैम, वैसे ही हम सीक्वेंसिंग में क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा मैम फर्स्ट एड बॉक्स से रिलेटेड, जो हमने फर्स्ट एड कोर्स में भी किया था, फर्स्ट एड 2 में भी कुछ इस पे एक डाउट आया है। क्या हमें जो अपनी फर्स्ट एड किट होती है उसमें वही सामान रखना चाहिए जैसा कि वीडियो में दिखाया गया, या हमें इसे समय समय पे बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी नीड हमें चेंज होती रहती है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर पार्ट 1 में भी बहुत सारे सवाल आए थे। तो इसको एक्सटेंड करते हुए मैं कहूंगी कि चीजें तो वैसी या वही रहेंगी, लेकिन आपको समय समय के बाद चेंज करना इसके लिए जरूरी है क्योंकि हर केमिकल या कुछ भी चीज, आप वहां पे कॉटन भी रख रहे हो तो उनका कुछ एक लाइफ होता है। ओके। और कई चीजों के ऊपर वो लिखा हुआ होता है कि कितने महीनों तक या कितने साल तक इस वस्तु को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसे एक्सपायरी डेट कहा जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, इंक्लूडिंग शैम्पू वगैरह, मतलब ये फर्स्ट एड का नहीं है बट उस पे भी एक्सपायरी डेट मेंशन किया हुआ रहता है। अगर उसके बाद हमने उसे यूज किया, अगर आप बिटाडिन सॉल्यूशन लेते हो, डेटॉल लेते हो, ओके, या फिर कॉटन पे भी लिखा हुआ होता है, तो उस बंडल पे लिखा हुआ आता है एक्सपायरी डेट। उसके बाद अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो कभी कभार
कम हो जाते हैं, तो जितना असरदार वो पहले रहेंगे उतना बाद में शायद नहीं होंगे। तो हमें जो उसका इलाज करना है वो उतना असरदार नहीं होगा, इसके लिए उसे समय समय पे बदलना बहुत जरूरी है। अगर कोई वस्तुएं ऐसी हैं जो लोहे स्टील से बनती है और कहीं से भी वहां पे मॉइस्चर आ गया, नमी आ गई और उसने गंज पकड़ लिया, तो वो भी खराब हो जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो नुकसान भी उसकी वजह से हो सकते हैं। इसके लिए चीजें बदलती रहनी चाहिए। इवन बॉक्स को बीच बीच में क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से हमें समझ में आया कि हमें क्या चेंज करना चाहिए और क्या नहीं। सो सेकंड टॉपिक है हमारा मैम कि हमने फर्स्ट एड 2 में मधुमक्खी और बिच्छू के डंक के बारे में कंटेंट में जानकारी ली गई है और दी गई। अब इसमें हमने एक सवाल आया है, 2-3 सवाल आए बेसिकली इससे रिलेटेड। कि जैसे पहला सवाल है, मधुमक्खी के डंक मारने से उसका असर कितने समय बाद फैलता है? ओके, तो ये पर्टिकुलरली मधुमक्खी के बारे में है। तो ऐसा देखिए कि असर, जैसे छोटा डंक का एरिया जितना है, तो असर तुरंत क्विकली चालू हो जाता है उसी समय पे। ओके, किसी किसी को वो महसूस होने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, जिनकी चमड़ी मोटी है थोड़ा सा, तो समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा फिर वहां पे खुजली आना या दर्द होना, ऐसे कुछ चीजें आपको वहां पे तुरंत महसूस होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर वो जहर वहां पे आया है तो उसका असर हमें दिखने लगता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ, एलर्जी हो जाती है या फिर बहुत गंभीर तरह के लक्षण आने वाले हैं, ऐसे होगा, तो 2-3 घंटे तक भी वो लक्षण आने का समय हो सकता है कि अभी मुझे मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन मुझे जो, अगर मेरी सांस फूलने वाली है या बहुत एलर्जी है उसकी मुझे, तो शायद 2 घंटे से 3 घंटे में ऐसे लक्षण आ सकते हैं। और इसीलिए तुरंत हमें उस पर उपचार करना और ऑब्जर्व करना कि पेशेंट को ऐसे लक्षण तो नहीं है ना, और दवा खाने में लेके जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू मैम। सेकंड क्वेश्चन है मैम, बिच्छू के डंक में जो मर जाता है बिच्छू, कितने टाइम तक उसका जहर रहता है? बिच्छू बिच्छू मतलब अगर नेचर में ही मर गया हो ऐसे और उसका जहर उसमें है या नहीं, राइट? ओके, तो डेड स्कॉर्पियन या कोई भी डेड एनिमल को हम लेते हैं ना, तो जनरली केमिकल्स उनके डिकेड होने में या उनका नेचुरली गुण जो है वो कम होने में समय लगता है। तो मैंने जितना पढ़ा है, तो कुछ दिनों तक भी कुछ कुछ स्कॉर्पियंस का, बिच्छू का डंक का प्रॉपर्टीज जो है या उसके पॉइजन का जो प्रॉपर्टीज है, वो वैसे के वैसे रहता है कुछ दिनों तक। ओके, और ये कैसे समझ में आया? जैसे कि रिसर्च होता है और उसके ऊपर उसमें क्या, कितने दिन तक वो रहता है, इस पे रिसर्च करने वाले जो लोग हैं उनके ये समझ में आया। दूसरा, अगर हम नंगे पांव चल रहे हैं और कहीं पे मरा हुआ बिच्छू है उसके ऊपर हमने पैर रख दिया, तो चांसेस होते हैं कि कभी कभी उसका थोड़ा असर रह जाए, लेकिन फिर भी किस क्या जाति का वो बिच्छू है, उस पे भी वो निर्भर है किस जाति का है। क्या उसके डंक में बहुत सारा पॉइजन रहा है या बहुत कम पहले से था, क्या मरते वक्त उसके डंक पे ही कुछ गिर के वो मर गया था। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इसका जो प्रमाण है वो कम ज्यादा हो सकता है। ओके, कभी कम होगा उसमें जहर, कभी ज्यादा भी हो सकता है, और उसका असर भी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत अगर हम ख्याल रख के जाते हैं तो वैसे कोई प्रॉब्लम तो डेड इससे नहीं होता, बिच्छू से नहीं होने वाला। ओके, जो रिसर्च फील्ड में है उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर उसको हाथ में भी लेते हैं तो हाथ में ग्लव्स हो या मोटे कपड़े पहने हो, ऐसा उनको करना पड़ेगा। इवन आप भी अगर कहीं पे उठाने वाले हो बिच्छू को, मरा हुआ है और फेंकना है, तो ध्यान रखिए कि डंक, उनका जो टेल का हिस्सा है, पूंछ का हिस्सा है, वहां पे हाथ मत लगाइए। ओके, वो काटेगा तो बिल्कुल नहीं, वो डेड है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए फिर उठाइए। ठीक है। थैंक यू मैम। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, किसी भी जहरीले डंक को आसानी से कैसे निकाला जा सकता है? ओके,
अब यहाँ पे ना बहुत सारी जहरीला डंक मतलब अलग अलग है ना। अभी कोई भी कीट, कोई भी एनिमल का, जैसे हम स्नेक में बाइट कहते हैं, ओके, तो वो भी डंक ही मारता है लेकिन दांतों से करता है। मच्छर का भी डंक होता है, वो सूंड से करता है, ओके। और बिच्छू है वो टेल से, मतलब डंक उसका पीछे रहता है। बी स्टिंग जो कहते हैं हम लोग मधुमक्खी का, वो भी पीछे से, मतलब उसका जो पेट का हिस्सा होता है वहां से स्टिंग करती है। तो मधुमक्खी का डंक जो है वो हमारी त्वचा के अंदर घुस जाता है, उसे हम निकाल सकते हैं, ओके। इसीलिए डंक निकालने की बात अगर आती है तो वो मधुमक्खी के बारे में। बाकी सबका डंक का इलाज करना पड़ता है, ओके। तो ये अलग अलग बातें हुई हमारे लिए, ठीक है। तो मधुमक्खी का डंक निकालने का जो तरीका है वो हमने जैसे वीडियो में देखा कि आप सोचिए कि कोई ऐसी थैली है जिसका नुकीला एक पार्ट है जो हमारे शरीर के अंदर घुसा हुआ है, और वहीं से वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें से, वो थैली में से जहर अंदर जाएगा। तो अगर मैं ऊपर से उसको प्रेस करूंगी, दबाऊंगी, तो वो जहर अंदर घुल जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए बेहतर तरीका जो वीडियो में दिखाया गया है, जैसे कि हमारे डेबिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड ऐसे रहते हैं, आधार कार्ड भी अगर आपने लैमिनेट किया हुआ है, तो उसको जो नुकीला हिस्सा अंदर की तरफ है, तो पहले तो डायरेक्शन देखिए, किस दिशा में वो दिख रहा है कि हमें डंप किया हुआ है, और उसकी विपरीत दिशा से हमें उसको प्रेस करते हुए ऐसे स्लोली फिर उसको निकालना है, ताकि जहर अंदर कम से कम मात्रा में जितना गया है उतना ही रहे, ज्यादा ना जाए, ओके। तो ये तरीका है कि डंक को निकालने का। बाकी अगर आप ततैये की बात करते हो, वाज, ओके, सो ये दो अलग अलग ये है, कीट है। तो ततैया जो होता है वो जब स्टिंग करेगा, वो जब डंक करेगा, तो वो कोई ऐसे दंश छोड़ेगा नहीं वहां पे, ओके। कोई भी उसका शरीर का पार्ट अंदर नहीं जाएगा, ओके। वो बार बार भी करेगा। मधुमक्खी बार बार नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद मर जाती है। एक बार उसका वो पेट फट गया तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाती, तो एक ही बार डंक करेगी, लेकिन वो अंदर घुसा रहेगा। ततैये का वैसा नहीं होता, वो बार बार स्टिंग कर सकता है आपको, और उसको निकाल नहीं सकते, उसको हम इलाज कर सकते हैं। और दोनों में इलाज बहुत सारे कॉमन है, जैसे कि आप साबुन और पानी से उसको धो डालो, थोड़ी देर के लिए धोना, और उसके बाद फिर आप उस पर कुछ अप्लाई कर सकते हो, जिसे हम हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम कहते हैं, या कोई भी क्या कहे, लाइक एंटी एलर्जी क्रीम वहां पे होगा तो वो हम लगा सकते हैं, ओके। इस तरह से हम डंक के बारे में सोचेंगे। मैम नेक्स्ट भी मैम, मधुमक्खी या ततैया अगर काट ले तो जिस व्यक्ति के उसने काटा है क्या उसकी मृत्यु तक हो सकती है? मधुमक्खी के बारे में ना, मधुमक्खी या ततैया? या तकिया। तो एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो हमारी साइज और इन कीटों की साइज, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ओके। तो इनके जो डंक दिए गए हैं वो, ततैये की अगर बात करूं तो वास ऐसा है जो दूसरे कीड़ों को खा के जिंदा रहता है, तो उसका खाना ही कीड़े है। तो उन कीड़ों को मारने के लिए, उनको उनकी हलचल कम करने के लिए ना, वो डंक काम में आता है, इसके लिए वो डंक है। तो आदमियों के लिए उसका असर वैसे तो कम ही होने वाला है, नहीं होने वाला ज्यादातर। मतलब हमें लाइफ थ्रेटनिंग या हमारे जीवन को नुकसानदायक ऐसा उस डंक में इतना पॉइजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो केमिकल्स है, और उन केमिकल्स का किसी किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है, और उसकी वजह से, उस एलर्जी की वजह से फिर अचानक से हमारा जो श्वसन संस्था है उसमें सूजन आना, और सूजन आने की वजह से सांस बिल्कुल ना ले पाना, और बाद में मौत तक भी कभी कभी लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, कि जब अगर किसी को चक्कर आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा रैश, बहुत लाल लाल होना, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आना, ऐसे अगर मधुमक्खी या ततैये के बाद लक्षण दिखते हैं, तो हो सकता है कि उनको उसकी एलर्जी हो, उस केमिकल की छोटा सा भी अंश जाए, लेकिन उसकी एलर्जी होने की वजह से वो तुरंत फैलने लगती है पूरे शरीर में, और ऐसे लक्षण के बाद मृत्यु हो सकती है बहुत कम लोगों में, या ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल है मैम, क्या सभी जो जहरीले जो कीट मकोड़े होते हैं इसमें डॉक्टरी इलाज करना जरूरी है? ओके।
सभी में मैं चाहूंगी कि YouTube पे जो लोग देख रहे हैं वो सभी में क्या क्या और कीटों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, कि जैसे हम दो चीजों तीन की बात तो कर ही रहे हैं। जी। एक तो है मधुमक्खी, ततैया और स्नेक। ओके, स्नेक पार्ट 1 में था, लेकिन फिर भी तो इसके अलावा आप और कौन से कीटों के बारे में जानते हैं वो आप YouTube में जस्ट लिख सकते हैं। तो ये कोई भी अगर आपको छोटा सा भी अगर मधुमक्खी का डंक हुआ तो उसका दर्द हो सकता है, वहां पे खुजली आ सकती है। ओके, और फिर आप अगर घरेलू इलाज अगर सही तरीके से आपको पता हो और वो आपने किए तो आप 1 2 3 दिन में वो सारे लक्षण जा भी सकते हैं, आप ठीक हो सकते हो। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको एलर्जी है या नहीं, या फिर आपके साथ में जो कोई भी जिसे आप फर्स्ट एड देने वाले हो उनके बारे में आपको पूरी हिस्ट्री पता नहीं होती। ओके, और उनको उस जहरीले कीट ने काटा है, तो उस वक्त में ना, क्योंकि हमें संदेह होता है, तो ऐसे वक्त में हमेशा डॉक्टर का सहारा लेना ज्यादा अच्छा रहता है। कोई जानकार है जो सही इलाज करेगा। ओके, तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर पे देना चाहेंगे, हॉस्पिटल पे देना चाहेंगे कि इनका सही इलाज आप करिए, हमने यहाँ तक आने का फर्स्ट एड का फर्स्ट स्टेप किया है। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। अगर आपको पता है वो आदमी कौन है, उनको एलर्जी नहीं है, ये भी पता है, आपको पहले भी काटा हुआ है कभी ऐसे, तो आप अपने उपचार जैसे उस जख्म या जहाँ पे भी डंक किया है वो जगह को धोना और जो स्टेप्स है हमारे वो सारे कर सकते हैं। मिक्सचर कभी मत करिए अगर आपको पता नहीं है कि किस चीज किस कीट ने काटा है और आप कोई और ही इलाज कर रहे हो, ऐसा मत करिए। अगेन फिर भी संदेह है तो आप कोई इलाज ऐसे अलग से मत करिए। कोई भी काटने पे ये तो सही है कि हम उसको जख्म को धोते हैं, तो वो इलाज कोई फर्क नहीं करेगा, लेकिन उस पे क्या अप्लाई करना है। तो जैसे बहुत बार बोला जाता है कि अगर मधुमक्खी ने काटा है तो आप उसके ऊपर सोडा बाइकार्बोनेट, मतलब खाने का जो सोडा रहता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और उसका पेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन वही ततैये में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर स्पेसिफिकली पता है कि हम मधुमक्खी के काटने की वजह से ये दर्द है या ऐसे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और भी कीट होते हैं, मुझे अभी यूट्यूब तो मैं नहीं देख रही हूँ। आरिफ आप बता देना अगर कोई कीट आए हैं तो। किसी किसी को स्पाइडर के काटने का मतलब मकड़ी के काटने का डर रहता है, तो ऐसे जहरीले मकड़ियां होती है लेकिन वो जंगल में पाई जाती है, तो फिर भी मैं कहूंगी कि उसके भी लक्षण बहुत कम मात्रा में गंभीरता दिखाएंगे। फिर भी आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ओके, क्योंकि जो मुंह से लेने वाली दवाई है वो उनकी सलाह से जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इतना आई थिंक काफी रहेगा, और कीट के नाम आते रहे। ये मैम एक यूट्यूब से सवाल आया है कि कई बार मेरे साथ भी हुआ था, बचपन में मेरे भी ततैया ने काटा था, तो मेरी दादी ने लोहा गर्म करके लगाया था, घिसा था। तो ओके, क्या ये करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए? मुझे तो पता नहीं है मतलब इसका असर क्या होता है, तो आप अनुभव शेयर कर सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ। क्या तुरंत वो दर्द चला गया या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो नहीं ऐसे काम करेगा, क्योंकि केमिकल अंदर गया है ना। तो आप फिजिकली, जैसे केमिकल लिक्विड स्वरूप में है और उसको निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी और ये सब तो उसको डाइल्यूट करने के लिए ये सारी चीजें तो एटलीस्ट काम करेंगी, लेकिन वो फैलता भी तुरंत है, तो आपको अंदर से दवाई लेनी पड़ेगी। दर्द हो रहा है तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी, तो वो काम करेगा। लेकिन लोहा किस तरह से काम करेगा वहां पे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो आप पेस्ट की तरह भी लगाते हो या उसके कोई गुण होते और वो पता होता कि वो उस पे काम करेंगे तो भी आई थिंक हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन लोहा गर्म करके लगाने का मुझे लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है। शायद रिसर्च इस पे होने जरूरी रहेंगे। जी, थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो है डॉग बाइट। क्योंकि जो हमारा अर्बन एरियाज में ज़्यादातर डॉग बाइट होता है। अभी तक हम रूरल एरिया पे बात कर रहे थे, जो मधुमक्खी के डंक या बिच्छू होते हैं ये ज़्यादातर रूरल रूरल एरिया में हमें होता है। बट अगर हम अर्बन एरियाज में जाते हैं तो डॉग बाइट ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है। तो जैसा पहला सवाल है कि यदि अगर पागल कुत्ता काटता है तो डॉक्टर की सहायता मिलने की संभव नहीं है, डॉक्टर नहीं है आसपास, तो हमें क्या करना चाहिए?
ओके, सो कुत्ते ने काटा है और डॉक्टर आसपास नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। जी। सो प्राथमिक उपचार तभी काम में आता है जब डॉक्टर आजू बाजू में नहीं है, और उसी का लास्ट स्टेप मतलब हम करते हैं हमेशा डॉक्टर के पास लेके जाना। तो अ, अगर डॉग बाइट हुआ है तो उसमें किस तरह का कितना डॉग बाइट हुआ है, क्या उस कुत्ते को हम जानते हैं, ये सारी चीजें पहले ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमेशा हम उसी गली से गुजरते हैं और ये कुत्ते ज्यादातर तो तकलीफ नहीं देते, उस दिन मतलब शांत रहता है, कल ही मैंने देखा था ये शांत था, लेकिन आज उसने मुझे काटा। ओके, तो पहले तो कुत्ते में वैसे लक्षण दिखते हैं क्या, जो हम रेबीज के लक्षण बोलते हैं, कि बहुत पागल कुत्ता, मतलब बहुत ज्यादा भौंकेगा, पीछे आएगा। ओके, अचानक से मतलब वो दूसरे कुत्तों को भी शायद परेशान करेगा, ऐसे कुछ अगर लक्षण दिखते हैं। बहुत ज्यादा लार उसके मुंह से टपकना, बहुत सारे अलग अलग लक्षण वीडियो में भी बताए गए हैं, तो वो आप देखिए। ऐसा अगर कुत्ते ने काटा है तो थोड़ा सा चिंताजनक परिस्थिति हो सकती है और हमें तुरंत उस पर उपचार करने पड़ेंगे। लेकिन दोनों भी केस में, अगर कुत्ता शांत भी हो या कुत्ता पागल भी हो, दोनों भी केस में पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि उस जख्म को हम धोए अच्छे से, 15-20 मिनट तक साबुन, पानी, इनका इस्तेमाल करके हम उसको धो सकते हैं। ठीक है, कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी जख्म हो, धोने का काम कोई भी, यस, डॉग बाइट में हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज मतलब इसका क्या असर होगा, तो वहां पे अगर लार लगी है, क्योंकि वायरस जो होता है रेबीज का वो कुत्ते की लार से या कोई भी स्तनधारी प्राणी के लार से हमारे शरीर में आ सकता है। ठीक है, तो उसे हमें वहां से निकालना है, और इसके लिए ज्यादा काम साबुन पानी कर देता है। फिर आप उस जख्म को बांधिएगा नहीं, उसको ओपन रखिए, छोटा हो या बड़ा हो। अगर खून आ रहा है तो उसे पोंछने का या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देके खून रोकने का काम हम कर सकते हैं, या फिर एलिवेट करके खून रोकना, इस तरह का। या फिर एलिवेट भी मत कीजिए, सीधा रखिए और फिर उसको खून आ रहा है तो ऊपर की तरफ प्रेशर देके खून रोकने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो हम कर सकते हैं, और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए ताकि अगला इलाज ठीक से हो। डॉक्टर भी वही पूछेंगे कि क्या या कुत्ते के लक्षण दिखे थे या ऐसा था वैसा था, और फिर आपको वो सारी चीजें बता के फिर इंजेक्शन और ये सब हमें करना पड़ता है। लेकिन आपके केस में अगर डॉक्टर आसपास नहीं है तो ये दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। इतना काफी होगा उस वायरस का असर कम करने के लिए, और डॉक्टर तक पहुंचने के लिए जो समय हमें चाहिए, अब हमने उसको कमा लिया है, हम डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं कुछ घंटों में या ऐसे, वो भी ठीक है। डॉक्टर से बात भी कीजिए, जैसे ही आपको पता चले कि ऐसा है, तो डॉक्टर अगर क्लिनिक में नहीं है, दवाखाना दूर है, तो उनको भी कहिए कि आप आ जाइए प्लीज और जरा देखिए इस जख्म को, कुत्ते ने काटा है। तो इस तरह से हम, डॉक्टर अगर आसपास नहीं है तो ये दो चीजें हम जरूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। इसी से रिलेटेड मैम दूसरा को सवाल भी है। रेबीज से संक्रमित हो जाने की स्थिति में इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? क्या सभी जो कुत्ते होते हैं उनके काटने से रेबीज होता है, या कुछ ही कुत्ते होते हैं ऐसे? हाँ, तो उसकी मतलब सेकंड पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है, उसकी बात तो ऑलरेडी हुई हमारी कि कुत्ते में अगर वैसे लक्षण होते हैं तो ज्यादा रेबीज का खतरा होता है। ठीक है, अगर कुत्ते में वैसे लक्षण नहीं है, या फिर अर्बन एरियाज की या जी पालतू कुत्तों की अगर हम बात करें, तो उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उनसे खतरा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं हमारे। तो दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन का, वो ऑलरेडी हम आंसर कर चुके हैं। तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर रेबीज होने वाला है किसी को, या रेबीज के क्या क्या लक्षण होते हैं? तो पहले तो है कि जख्म होता है तो कभी कभी वायरस की एंट्री अगर हो ही गई है अंदर, तो बुखार आना, तो कोई भी जैसे फॉरेन बॉडी अंदर जाए तो बुखार आना, ये जैसे कॉमन सिम्टम है, तो बुखार आ सकता है। उस जगह पे दर्द होना, आ, वहां पे सूजन आना, ये लक्षण हम देख सकते हैं वहां पे। किसी किसी को फिर क्या कहे, वहां पे सूजन के साथ साथ पूरी बॉडी में क्या वो सूजन फैलती है या नहीं, वो भी देखना पड़ता है, कितना बड़ा एरिया में उसने काटा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर डॉग बाइट के दो टाइप्स बताए जाते हैं।
ओके, एक है जिसमें रेबीज के लक्षण जो वेल नोन है, ज्यादातर समाज जिसे देखता है लक्षण, तो वैसे वाले लक्षण जो होते हैं उसमें होता है कि पानी से डरना। सो कोई भी आदमी अगर रेबीज उसमें ज्यादा सीवियर गंभीरता में फैला हुआ है तो वायरस, तो उसकी वजह से पानी से उनको डर लगता है। कोई कोई होता है जिनको फ्रेश एयर मतलब हवा भी आए तो उससे भी डर लगने लगता है। कुछ इमेजिनेशन जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, तो अपने आप से कोई जो चीजें नहीं है वो दिखना, ओके, उस तरह का भी हो सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनके बर्ताव में चेंजेस आने लगते हैं, कभी भी वो स्थिर नहीं लगेंगे हमें जिनको रेबीज हुआ है। तो ये एक टाइप का हुआ। दूसरा टाइप होता है जिसमें पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। तो क्या होगा ना कि जैसे वायरस ने अफेक्ट किया, और ये जो वायरस है हमारे नर्वस सिस्टम पे, चेता संस्था पे काम करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से पैरालिसिस, एक 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 मसल ऐसे पूरा पैरालाइज होना, ये लक्षण हमें दिख सकते हैं, और फिर आदमी कोमा में भी जा सकता है। सो ये पैरालिसिस वाला दूसरा एक टाइप बताया जाता है। तो इस तरह के लक्षण या कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स, मतलब अलग अलग, ये अलग अलग सिम्टम्स सब में दिख सकते हैं जिनको रेबीज हुआ है, ठीक है। फिर भी प्रिवेंट किया जा सकता है इसको। तो कोई भी ऐसे लक्षण की राह मत देखिए कि ठीक है अगर फीवर दिखा तो जाएंगे डॉक्टर के पास, या फिर इनको अगर थोड़ा वीकनेस लगा तो जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसे मत करिए। अगर कोई भी डॉग बाइट होता है तो उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन लक्षणों को प्रिवेंट किया जा सकता है, और एंटी रेबीज वैक्सीन जो होते हैं ये इसका सही इलाज है। तो जरूर डॉक्टर से आप वो लीजिएगा, लक्षणों की राह बिल्कुल मत देखिए। थैंक यू मैम। इसी से रिलेटेड मैम एक सवाल और है। हम्म। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उनको कुत्ता काट ले, तो उनके साथ भी सेम प्राथमिक उपचार करना है? यस बिल्कुल। तो ये जो वैक्सीन मैंने बताया, तो पहले तो स्टेप्स आप ले ही लोगे जो हमने कहा है फर्स्ट एड के लिए जरूरी है, और जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हो वो भी यही कहेंगे कि ये जो रेबीज का वैक्सीन होता है वो इनमें भी सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मैम कुत्ता काटता है और इंजेक्शन नहीं लगवा पाते हैं, तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उस व्यक्ति को? इंजेक्शन नहीं लगवा पाए तो जी। दो ही ये है, रेबीज हो सकता है या रेबीज नहीं हो सकता। ओके। तो मुख्यतः अगर हम देखें इसको कि बहुत ज्यादा एरिया में काटा हुआ है और वो आदमी ना उसके पास कोई है ना डॉक्टर के पास लेके जाने वाला, उसने भी नहीं सोचा, ऐसे ही छोड़ दिया, तो एक तो रेबीज का खतरा रहेगा। अगर रेबीज का खतरा नहीं रहा फिर भी सही इलाज ना होने की वजह से, या फिर जख्म के इलाज ना होने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन अलग भी हो सकता है। मतलब रेबीज नहीं हुआ, चलो मानो कि ठीक है रेबीज के वायरस नहीं था, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बाकी इन्फेक्शन अगर वो जख्म का कुछ किया नहीं, तो बाकी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फीवर, ऐसे कुछ हो सकता है। मृत्यु का डर शायद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बुखार ये वो चीज आती रहेगी, फिर उसको लगेगा कि अरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ऐसे। तो जाना जरूरी है, लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि रेबीज होगा या नहीं होगा, इसके लिए वैक्सीन का हम ज्यादा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अभी भारत का यही लक्ष्य है कि 2030 तक रेबीज पूरा यहाँ से मिट जाए, भारत से मिट जाए। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे, बट फिर भी कोई नहीं चाह पाता, तो इतना तो हो ही सकता है कि पेन होगा, इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। थैंक यू मैम। इसी से रिलेट करते हुए मैं एक सवाल और है कि अगर वो व्यक्ति इंजेक्शन नहीं लगवाता है और उसको रेबीज हो गया हम्म। और उसने दूसरे व्यक्ति को अगर काट लिया, तो उस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, जो अदर पर्सन है जिसके उसने काटा है? हाँ, ये बहुत डर रहता है कि हमें भी होगा क्या, और क्योंकि उनका बर्ताव बदल जाता है। तो रेबीज के लक्षणों में जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया उसमें वो रेस्टलेस हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वो दूसरों को काट सकते हैं, और फिल्मों में भी ये बहुत बार बताया जाता है कि ऐसे हुआ है। तो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ऐसे पाया गया है, मतलब थियरीज सोचती है कि
क्योंकि मुंह में हमारी लार तो रहेगी, और क्योंकि ये लार से, स्तनधारी जीव के लार से दूसरी तरफ जाता है, तो रेबीज पास होगा, मतलब वायरस दूसरे व्यक्ति में चले जा सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी आज तक किसी ने काटा और आदमी से आदमी की वजह से उसको रेबीज हुआ, ऐसे कोई भी केस आज तक दर्ज नहीं हुई है। ओके, तो हम ठीक है, मतलब मृत्यु ही एक ये रहता है, बट अदरवाइज ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन चांस मत लीजिए। थैंक यू मैम। या जी मैम, नेक्स्ट जो सवाल है मैम वो स्नेक बाइट में हम एंटीवेनम का एक इंजेक्शन लेते हैं। सो अदर कोई जो अन्य जीव जंतु होते हैं, अगर वो काट लें, जैसे छिपकली है, गिलहरी है, चूहा है या बिल्ली है, क्या ये एंटीवेनम उसमें भी काम करेगा? तो जैसे अ, चूहा या स्क्विरल, ये सारे स्तनधारी जीव जो है ना, तो उनमें रेबीज का खतरा रहता है। तो स्नेक बाइट जैसा हम नहीं सोचेंगे, हम रेबीज की तरह इसको सोचने की कोशिश करेंगे कि हम एंटी रेबीज टाइप वैक्सीन ले क्या। तो मेरा अनुभव यह है कि जब मुझे बिल्ली ने काटा था, तो मैंने एंटी रेबीज वैक्सीन लिया था डॉक्टर की सलाह से। ओके, जो हमारे है, मैं आयुर्वेदिक हूँ, तो एमबीबीएस डॉक्टर जो है उनकी सलाह से मैंने एंटी रेबीज इंजेक्शन के 3 डोजेस लिए थे। ठीक है, क्योंकि वो बिल्ली भी ठीक थी, बाद में उसे भी कुछ नहीं हुआ था, तो छोटी बच्ची थी। तो हम ले सकते हैं। लेकिन चूहा, गिलहरी और ये जो छोटे छोटे जीव है जिनके काटने के बाद ऐसे चांसेस होते हैं, उसमें इतनी जरूरत अभी तक कभी नहीं पड़ी है कि हम उसका वैक्सीन ले ले या करें। लेकिन जरूर देखिए कि क्या हमें कुछ और लक्षण दिखते हैं, या नो कि डॉक्टर से बात करिए कि इतना काटा था, खून आया था या नहीं। क्या उसमें उनकी लार का हमारे खून के साथ, मतलब अंदर तक कोई संपर्क आया होगा, खून के साथ नहीं, एक्चुअली नर्वस सिस्टम के साथ मुझे कहना है। तो वहां तक कोई संपर्क उस वायरस का आया होगा या नहीं, इतना हमें देखना चाहिए, क्योंकि इन एनिमल्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ना जितना कुत्ते को कर सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा एविडेंस ज्यादा नहीं है कि उसकी वजह से रेबीज हुआ और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वैक्सीन लगेगा, लेकिन कैट्स में, बिल्लियों में शायद लेना पड़ सकता है। थैंक यू मैम। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है फ्रैक्चर। सो मैम, फ्रैक्चर के लिए पहला सवाल ये आया मेरे पास कि आसान भाषा में हम फ्रैक्चर को कैसे समझ सकते हैं? ओके, सो फ्रैक्चर, जैसे हिंदी में हम कहना चाहें तो हड्डी का टूटना। इतना जी। हम कहें तो हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, तो उनमें से किसी का भी कभी भी ऐसे वो ब्रेक हो गई बीच में, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये बीच में ब्रेक हो गया, या फिर ये ऊपर से गिरा और उसके यहाँ पे क्रैक हो गया, टूटा नहीं है लेकिन क्रैक हो गया। तो ये सारे फ्रैक्चर के ही, इसे फ्रैक्चर ही हम कहेंगे। ओके, छोटा हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जिसमें ये क्रैक नहीं आएगा, ये टूटेगा नहीं, लेकिन बेंड हो जाएगा। ओके, सिर्फ ऐसे कमान बन जाएगी उसकी। तो ये भी फ्रैक्चर माना जाता है। ठीक है, और या उनके मतलब बाद में फिर इलाज और ये सब आते हैं, लेकिन फ्रैक्चर मतलब हड्डी का टूटना, उसमें क्रैक आ जाना, ऐसे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, हड्डी टूटने पे प्राथमिक उपचार के अलावा और कौन सा इलाज कर सकते हैं हम? ये मतलब इसका आंसर देने के लिए, एक तो ये है कि हम फर्स्ट एड के लिए मिले हैं, तो मेरे दिमाग में फर्स्ट एड ही पहले आएगा कि हम क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं। और इलाज के लिए अगर आप मुझसे आंसर चाहते हो कि कोई हमारे आजू बाजू में वैद है और उनका हम उपचार ले क्या, तो मैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं कहूंगी कि नहीं, आप अस्पताल जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए। और जो फर्स्ट एड के बारे में हमने सीखा है, जिसमें हम उस हड्डी को सपोर्ट करेंगे, उसको हल्का सा बांधेंगे ताकि वो हिले नहीं, और अगर वहां पे कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जख्म है या कोई भी और चीज है तो ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखते हुए हम उनको अस्पताल लेके जाएंगे। ये सारी फर्स्ट एड की चीजें ही मैं आपको बार बार बताऊंगी। दूसरा, इलाज अगर आपको ऐड करना है,
तो सपोज अगर मैं ही कोई पेड़ से गिर गई और मेरा हाथ में चोट भी आई है और हड्डी भी टूटी हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो आप एक तो वहां पे अगर मिट्टी के कुछ ये लगे हुए हैं तो उसको निकालना, कण लगे हैं तो उसको निकालना, ये कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओपन वुंड है तो आप बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल वहां पे बिल्कुल नहीं करें, और मिट्टी को सिर्फ निकाल दे ऊपर ऊपर से, और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हल्के हाथ से रोकने की कोशिश करें, साफ कपड़ा इस्तेमाल करें। इतना कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उस हाथ को मुझे सपोर्ट देने के बाद स्प्लिंट और स्लिंग, मतलब उसको कोई ठोस सहारा देने के बाद उसको मेरा गले में हाथ बांध के आप अस्पताल लेके जा सकते हैं। ऐसे इलाज मेरे ख्याल से हो सकता है, ठीक है। और आजू बाजू में अगर कहीं पे और छोटी मोटी जख्म लगती है तो वहां पे डेटॉल लगाइए, बेटाडीन लगाइए, उसको साफ करने की कोशिश करिए, वो कर सकते नेक्स्ट सवाल भी मैम फ्रैक्चर से रिलेटेड है। एक ही जगह पे अगर 2 बार फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें हम क्या प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? हैं। फ्रैक्चर का फर्स्ट एड बदलेगा नहीं, ओके। एक ही जगह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एक बार हुआ है ना फ्रैक्चर, तो हम ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखेंगे कि बाद में ना हो, ओके। और हमारी बॉडी इतनी जादुई है कि वो बहुत ठोस बन जाता है, मतलब बाद में तुरंत उसी जगह पे फ्रैक्चर होगा ऐसे बहुत कम बार होता है, ठीक है। हमें लगता है कि वो नाजुक बन गया एरिया या ऐसे पहले टूटी हुई थी, या जिनका ठीक से वो फ्रैक्चर दो टुकड़े जो थे ठीक से बैठे नहीं है एक दूसरे के ऊपर, उनमें वो आशंका ज्यादा होती है कि हाँ इनका वो जहाँ वहां पे फ्रैक्चर होने के चांसेस है। या हमारा जो नाजुक बोन है सबसे, ओके, हमारा कॉलर बोन, यहाँ पे जो आड़ी हड्डी होती है हमारी, तो उसका अगर होता है तो बार बार वहां पे होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी नाजुक जगह पे नाजुक हड्डी होती है, तो उनका चांसेस है। लेकिन अगर उसका फर्स्ट एड करना है तो सारे स्टेप सेम रहेंगे, ओके। हाँ, उस व्यक्ति को ज्यादा हिलाए बिना, उनको अगर दर्द हो रहा हो तो उनको सहारा देकर, ये सारी चीजें करते हुए हमें उनको फर्स्ट एड के इलाज के लिए लेके जाना है। फिर डॉक्टर बाकी टेस्ट, और इसके बाद पता चलेगा कि उसी जगह पे फ्रैक्चर है, उसी बोन का फ्रैक्चर है, उस पे ज्यादा गंभीर है या नहीं, वो सारा डॉक्टर देख के फिर वो इलाज करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जो कि इमोबिलाइजेशन, मतलब उसको बिना हिलाए हमें लेके जाना है। सूजन दिख रही है तो मैं एक बात भूल गई थी, कोल्ड कंप्रेस अगर करना है तो सूजन के यहाँ हम बर्फ कपड़े में बांध के उसको लगा सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें करना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी जब फ्रैक्चर हो जाता है उसमें प्लेट्स लगा देते हैं, रोड लगा देते हैं, क्या वो हमेशा के लिए फिक्स होती है या निकाल दी जाती है बाद में कुछ टाइम बाद? सो ये डिपेंड करता है, और मैं चाहूंगी डॉक्टर दीपाली इसमें ऐड करे अगर उनको कुछ लगता है तो मैंने जैसे ये अलग अलग मेटल या बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई हुई चीजें हैं जो रिप्लेसमेंट के लिए या फिर हमारी हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो रॉड होते हैं, स्क्रूज होते हैं या प्लेट्स होते हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और अ, अगर ये बच्चे नहीं है, अडल्ट है, तो इनके बोन का ग्रोथ होने वाला नहीं है, तो ये निकालना नहीं पड़ेगा। ये कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग हम कर सकते हैं जब तक उनमें कोई और प्रॉब्लम नहीं आ जाती। फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड में इन्फेक्शन हो गया था, सो उसको भी पैर में रॉड और स्क्रूज है, तो उसको इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से उसको निकाल के दूसरा पूरा सेट लगाना पड़ा था, ठीक है। लेकिन तब तक तो वो ठीक रहा था, मतलब क्योंकि उसकी बोन की ग्रोथ नहीं होने वाली, तो उसका कॉलेज एज से अभी तक तो सही चल रहा था। तो ये एक रीजन है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। बच्चों में वो चेंज करना पड़ता है अगर बच्चों के लिए ऐसा हुआ, क्योंकि उनकी बोन ग्रोथ होने वाली है, उनका हाइट बढ़ने वाला है, इसकी वजह से उनमें जरूरत पड़ती है कि वो बार बार चेंज करे। डॉक्टर दीपाली, यू कैन ऐड फ्यू थिंग्स इफ यू वांट। You're right because there are some कुछ ऐसे मेटल्स रहते हैं कि जो लॉन्ग ज्यादा देर तक रह सकते हैं, और जैसे आपने कहा कि जैसे बच्चा ग्रो होता है तो प्लेट्स चेंज करना लग सकता है। कुछ फ्रैक्चर्स रहते हैं कि जहाँ पे निकालने की जरूरत होती है, के वायर्स वगैरह, और अभी आजकल ऐसे मेटल्स हैं कि जो लॉन्ग लाइफ रह सकते हैं।
तो वैसे भी है, इट डिपेंड्स रहता है कि कैसा फ्रैक्चर है, कितना उसका यूनियन कैसा है, तो उस हिसाब से। जैसे अभी फ्रैक्चर के बीच में अगर गैप है तो आपको रॉड बड़ा अपने 2 पार्ट ज्वाइन करने के लिए रॉड लगाया है, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। मगर आपको सिर्फ यूनियन के लिए लगाना है या उसको थोड़ी देर स्टेबल लगाने के, तो आप निकालने की जरूरत पड़ सकती है। और आजकल का साइंस डेवलप्ड है कि ऐसे मेटल्स यूज करते हैं कि जो फॉरेन बॉडी जैसे नहीं, और वो ज्यादा दिन तक रह सकते हैं अपनी बॉडी। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू डॉक्टर दीपाली। तो जैसे डॉक्टर दीपाली ने कहा कि मटेरियल अलग अलग तरह का होता है, और अगर आपको इसमें डॉक्टर बताते हैं कि आपको इतने साल के बाद चेकअप करना है, तो वो चेकअप करते रहिएगा, फिर डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आपको। यस, 3:30, सॉरी मैं 3 बजे जी मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर और मोच में क्या अंतर होता है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? या सो मोच अब हमारा पार्ट 1 में टॉपिक रहा है। तो आपने मतलब वहां पे क्या ट्रीटमेंट लेना, क्या फर्स्ट एड हम दे सकते हैं, वो सारा देखा। बहुत कम समझ में आता है कि मोच है या फ्रैक्चर हुआ है। ये समझने के लिए बहुत लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि लक्षण सिमिलर लगते हैं कि सूजन आती है, दर्द होता है। तो फ्रैक्चर कभी कभी अंदरूनी भी होता है ना, तो वो समझने के लिए ज्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो उस टाइम पे ना, अगर हम उनका पेन, उनको कितना दर्द है वो कंपेयर करें, तो फ्रैक्चर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। वो पेशेंट बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा। मतलब मोच में एटलीस्ट वो पैर लेके बैठेगा, ओके, कमर में मोच आई है तो वैसे भी कमर लेके बैठेगा। लेकिन यहाँ पे जो जिस वजह से फ्रैक्चर होता है, वो इम्पैक्ट वो भी ज्यादा होता है। मतलब मैं गिरूंगी तो बहुत जोर से गिरूंगी ताकि फ्रैक्चर हुआ हो, अंदर तक वो जाए। मोच जो होती है वो ऊपर की तरफ होने की वजह से वहां पे इतना लगा नहीं होता, ओके, तो वो मोच होती है। तो दर्द के हिसाब से हम देख सकते हैं किस वजह से वो पेन हो रहा है, या वहां पे सूजन दिख रही है, उसका कारण क्या था, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मोच है या फ्रैक्चर है। लेकिन फिर भी ज्यादा अच्छा रहता है कि उसको इमोबिलाइज करें। थोड़ी भी हमें आशंका है कि फ्रैक्चर होने के अंदर चांसेस है, तो जितना उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं, बिना हिले डुले उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाइए, एक्सरे करवाइए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, सीटी करवाना पड़ेगा, ये छोटा एरिया है, तो सीटी करवाइए, और फिर पता चलता है कि फ्रैक्चर है या नहीं, ताकि उपचार सही दिशा में रहे। इससे रिलेटेड मैम लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरे पास कि अगर किसी को बचपन में फ्रैक्चर हो जाता है कई बार, तो फ्रैक्चर तो ठीक हो जाता है लेकिन कई साल बाद फिर से वो दर्द होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या कौन सा ऑइंटमेंट लगाना चाहिए, जो मरहम वगैरह होती है, क्रीम, उसमें क्या यूज करना चाहिए हमें? या सो बचपन के फ्रैक्चर में तो अभी ऐसा है कि कभी कभार खेलने के बाद या ऐसे ना, वो दर्द हमेशा रहता है वहां का। तो उसपे थोड़ा हल्का सा मालिश करके हम कोई भी पेन किलर जैसी चीजें हैं, सॉरी मैंने अभी चाय ली थी, तो पेन किलर जैसे कोई भी मरहम या ऐसे डॉक्टर ने सलाह किए होंगे, वो आप वहां पे आराम से लगा सकते हो। ओके, तो नाम लेने के लिए अगर चाहे तो जैसे ओटीसी हमें मूव मिलता है, आयुर्वेदिक मिलता है, ओके, आपके यहाँ जो कोई भी ब्रांड मिलता होगा उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत सहन भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा दर्द हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अंदर ही अंदर कोई इन्फेक्शन या ऐसे कुछ हो तो नहीं रहा है। किसी किसी का हड्डी ठीक से नहीं जुड़ता ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो उनमें वो दर्द के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मसल्स किस तरह से वहां पे रिएक्ट करेंगे हमें पता नहीं होता। तो एक बार वो जांच करके देखिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हम वहां पे क्या लगाएं। बट अदरवाइज मैंने जिनको देखा है, मतलब फ्रैक्चर होने के बाद अभी सालों तक दर्द रहा है, तो सिंपल सिंपल चीजें करने के बाद वो ठीक भी हो जाता है। बस एक हाँ, बात ऐड दीपाली। करना चाहूंगी यस। कि अगर प्लेट्स ऐसे निकालने की जरूरत ऐसा नहीं होती, मगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो कभी कभी एडल्ट लोगों में भी निकालने की सलाह देते हैं कि उसमें, क्योंकि वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, तब निकाल सकते हैं प्लेट्स। अदरवाइज बॉडी में वो लॉन्ग टाइम भी रह सकती है, टाइटेनियम जैसे अभी अच्छे मटेरियल्स यूज करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। यस, थैंक यू मैम। जी मैम, नेक्स्ट सवाल है हमारा हीट स्ट्रोक से रिलेटेड, जो हमारे साथ संजीव जी ने ज्वाइन करा है। आगे का जो टॉपिक्स का मैम सवाल होंगे वो संजीव जी आपके साथ डिस्कस करेंगे।
ठीक है, संजीव जी, Well, वेलकम संजीव जी, प्लीज आप पूछ सकते हैं मैम से सवाल। धन्यवाद आरिफ जी। मैम आपका भी स्वागत है। मैम हीट स्ट्रोक के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं थी, हमारे कोर्स का भी हिस्सा था और हमारे ऑडियंस से भी सवाल आए थे। तो हम शुरुआत में अगर हम जानना चाहें कि ये हीट स्ट्रोक किस उम्र के व्यक्तियों को या किस उम्र के लोगों को ज़्यादा परेशान करता है? तो हीट स्ट्रोक ज्यादा जिनमें क्या कहें 60 से अबाव जो लोग हैं 60 के ऊपर, उनमें ज्यादातर तकलीफदायक हो सकता है, या फिर छोटे बच्चों में भी, क्योंकि ये चीजें ऐसे है कि उनका जैसे हमारी बॉडी के एक एक मैकेनिज्म है, छोटे छोटे, हम सांस बोल भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, हार्ट पंपिंग भी शुरू है। तो उसी तरह से ना हमारा जो हीट रेगुलेशन, मतलब हमारे तापमान को अच्छा करने वाला जो सिस्टम होता है, वो धीरे धीरे काम करना उसका भी कम ज्यादा होता है। जैसे एज होता है उस तरह से वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए बड़े लोगों में ये दिक्कत होती है। और फिर छोटे बच्चे, क्योंकि ये ज्यादा बाहर खेलते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, तो हीट के साथ जिनका ज्यादा, गर्मी के साथ जिनका ज्यादा संपर्क होता है वो बच्चे होते हैं। तो इन दोनों एज ग्रुप्स में ये ज्यादातर हो सकता है। और दूसरा, ऐसे खिलाड़ी लोग जो बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उनमें भी ये ज्यादातर पाया जाता है। तो एज का वैसे नहीं, बट प्रोफेशन से भी इसका लेन देन थोड़ा सा है। धन्यवाद मैम। मैम कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों को देखा जाता है कि हम लोग भी हीट स्ट्रोक का मतलब समझते हैं कि बॉडी से पसीना ज़्यादा आना या पानी कम होना, लेकिन कुछ कुछ लोगों में होता है कि उनके हल्की भी गर्मी है तो वो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो क्या ये हीट स्ट्रोक के अंदर माना जाता है या उनको कुछ बीमारी है इस तरह की क्या? नहीं, बीमारी ऐसे नहीं। अभी मैं थोड़ा आयुर्वेदा मिक्स करूंगी यहाँ पे। तो ना हर व्यक्ति का जो प्रकृति होता है ना, हर व्यक्ति का बिल्टअप जो होता है, उस हिसाब से आइदर उनमें पसीना कम आता है, मीडियम आता है, या बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर इसको प्रॉब्लम तब बोलेंगे जब इस पसीने की वजह से बहुत ज्यादा बदबूदार ऐसे वो आता है, उसकी वजह से अगर फंगल इन्फेक्शन होने लगे हैं, तो ये प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। ठीक है, तब तक वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। अगर ओवरवेट अगर की कोई है जिनका वजन ज्यादा है, तो उनमें ज्यादा स्वेटिंग दिखाई देता है, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए बॉडी वो चाहती है कि ये पानी अंदर से निकाल दे और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर दे। ठीक है, तो वो कोई नुकसानदायक तो है नहीं, लेकिन अगर आपको परेशानी होती है इसकी वजह से, तो हमें उस पर इलाज करना पड़ सकता है। हीट स्ट्रोक से इसका ज्यादा संबंध नहीं इसके लिए भी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक में क्या होता है ना, कि ये चांस ही नहीं मिलता कि वो पसीना आके वो हवा में उड़ जाए। तो पसीने का काम ये होता है कि हमारी बॉडी को ठंडा रखे। ठीक है, खेलने के बाद पसीना आता है तो अच्छा लगता है, हवा आती है और फिर ठंडा लगता है। तो ये जो काम है ना, वो हीट स्ट्रोक में नहीं होता। वो समय ही बॉडी को नहीं मिलता कि वो पूरे पसीने को उड़ा दे और फिर हमें ठंडा कर दे। उल्टा होता यह है कि पसीना विद इन सेकेंड्स ऐसे गायब हो जाता है, आता ही नहीं। एक जगह ऐसी आती है कि बॉडी का स्टेमिना खत्म हो जाता है पसीने को छोड़ने का, और फिर हमारा तापमान बढ़ जाता है। दैट इज हीट स्ट्रोक। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। और उसके पहले जो होता है ना, वो पसीना आने तक का अगर समय है, तब तक अगर आपको समझ में आता है कि हम बहुत ज्यादा हीट में काम कर रहे हैं, तो उल्टा हम उस पर काम करके थोड़ा छांव में जाके अपना ठीक हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक में वो समय बहुत कम मिलता है, और थोड़ा सा माइंड मतलब कंफ्यूजन और कुछ गड़बड़ करना, ऐसे भी उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ज्यादा इनका संबंध नहीं है। जैसे अगर किसी को पसीना आ रहा है तो अच्छी बात है, जब तक उनको कोई उससे दिक्कत नहीं आ रही तक। ठीक है, तो वो हीट स्ट्रोक से डायरेक्ट संबंध नहीं रखता। जी मैम, एक और था मैम आगे इसमें कुछ प्रश्न कि मिर्गी को लोग ज्यादातर मानते हैं कि ये एक संक्रमित बीमारी है, और संक्रमित बीमारी का मतलब है कि इनको अगर हम छू लेंगे या इनकी मदद कर देंगे तो हमें भी होने का पूरा खतरा रहता है। तो क्या मैम ये सही तरीका है या हम उनकी मदद कर सकते हैं?
यस, बिल्कुल मदद कर सकते हैं। ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। जब तक उनको, आपको पता है कि उनको कोई दूसरी बीमारी संक्रमण वाली नहीं है, ओके, ये आपको पता हो या नहीं हो, इसके ऊपर वो निर्भर करेगा। लेकिन मिर्गी कोई भी संक्रमण वाली बीमारी नहीं है, हमें उनकी मदद उल्टा करनी चाहिए, ठीक है। ये एक चेता संस्था से रिलेटेड बीमारी है, ओके, जिसमें जैसे बात करते समय अभी हाथ हिलाना, लिखना, ये सब हम कर पाते हैं क्योंकि मेरे ब्रेन का जो सिग्नल देने का चक्कर है ना, वो एकदम सही तरीके से जा रहा है, बैलेंस्ड है, तो मैं सारी चीजें कर पा रही हूँ। लेकिन जिन लोगों में कुछ उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये सिग्नलिंग ठीक से नहीं हो पाता, तो अचानक से मिर्गी आ जाती है, ओके। बॉडी का मसल का जो तौर तरीका है वो बिगड़ जाता है और फिर वो चक्कर खा के गिर भी जाते हैं और उनकी बॉडी थोड़ी हिलती रहती है। तो ये संक्रमण से आप में नहीं आएगा, ओके। इसके लिए हमें उनकी जरूर मदद करनी चाहिए। जी मैम, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न था। ज्यादातर देखा जाता है कि किसी को अगर मिर्गी या कुछ इस तरह का दौरा पड़ जाता है तो लोग अपने अपने उपचार करने लगते हैं। कोई कुछ कपड़ा सुंघाता है, कोई बोलता है कि कान को दबा दो ठीक से, कोई बोलता है कि इनकी नाक बंद करके प्रेशर से दबाइए, तो हाँ। कोई कुछ और भी उपाय बताने लगते हैं। तो क्या इस तरह की चीजें हमें अपने उपचार में फर्स्ट एड जब अगर दे रहे हैं तो क्या लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? बिल्कुल, मतलब वीडियो में भी आपको बताया गया है कि ये गलत है। आपको प्याज सुंघाना गलत है, चाबी का गुच्छा उनके हाथों में देना गलत है, स्पून मुंह में डालना गलत है, ओके। इससे क्या बाद में परेशानी किसी किसी को आई होगी हमें पता नहीं है, लेकिन ये चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं उदाहरण के साथ बताती हूँ। लास्ट ईयर ही एक वेडिंग फंक्शन में गई थी मैं, किसी का शादी था, और उस शादी में क्योंकि पता है ना, लाइक बहुत लोग नाचते हैं और फिर ऐसे ना, तो एक लड़की को मिर्गी का अटैक आ गया वहां पे। सब लोग एकदम घबरा गए। तो पहला, कोई भी, क्योंकि अभी आप जानकार हो कि मिर्गी जिससे बिहेव कर सकते हो, तो ये जरूर याद रखिए। सब लोग घबरा गए थे, तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं वहां पे पहुंची और जो शादी वाले, जो घर वाले जो लोग थे, उनको बोला कि पहले इस भीड़ को हटाइए, मुझे उस पर ध्यान दीजिए। तो मिर्गी का अटैक आने के बाद ऑफ कोर्स वो गिर गई थी, तो मैंने वहां पे जो कुछ भी गमले थे या कुछ भी था वो सारा हटा दिया और उसको लगेगा नहीं कुछ भी, ऐसे सब चीजें कर ली। जैसे ही उसका अटैक खत्म हो गया और वो शांत हो गई, तो मैंने उसको रिकवरी पोजीशन दे दी। उसी बीच में कोई रिश्तेदार थी, तो अरे गुच्छा दो, चाबी का गुच्छा दो, ऐसे किया। तो उस लड़की के हाथ में उन्होंने थमा दिया। अब मेरा ध्यान था कि मैं रिकवरी पोजीशन अच्छे से दूं, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान इतना नहीं दिया, बट उस लड़की के हाथ से वो गुच्छा कब का गिर भी चुका था। तो उसका फायदा हुआ था क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों करे ऐसी चीजें? जो कि मैंने रिकवरी पोजीशन दे दी उसको, उसके हेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, तो बाद में जैसे ही वो उठी, उसकी सांस चल रही थी, वो देखा, उसका पल्स चेक करती रही मैं। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि बाकी लोग भी थोड़ा शांत होने होने लगे कि हाँ कोई तो है जो देख रहा है, ओके, उनको पता है कुछ तो उसकी वजह से एक तो धीरज सबका थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। उनको बोलिए कि इसको 5 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट भी लग सकते हैं, और 10 मिनट तो हमें आराम से लगे उस लड़की को बाहर आने में। फिर वो उठी तो उसको हवा चलाने दी वहां पे, सब वो अरेंजमेंट हमने कर लिया था। तो क्या सही है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने इसको कोर्स को किया है। कोई कुछ गलत करता है तो अगर वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है तो उनको बोलिए कि मत करिए, या फिर उसका फायदा नहीं है तो बताइए कि इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन पहले आप स्टेप्स लीजिए, आप करिए उस प्रोसीजर को कंप्लीट, और फिर दूसरों की तरफ ध्यान दीजिए। जी, तो मिर्गी से संबंधित में एक और प्रश्न था हमारे पास कि कभी कभी क्या होता है कि नदी, तालाब या जब भी बड़े पानी के जल स्रोत होते हैं उनके आसपास लोगों को नहाने के दौरान कुछ अगर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो बहुत सारे लोगों को की मृत्यु भी हो जाती है। तो क्या ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए या कुछ सावधानी के साथ वो भी इन सब स्रोतों के आसपास जा सकते हैं?
तो एक तो मिर्गी जिनको होता है तो उनको बोलिए कि आप दवाई का सहारा ले, अपनी जो कुछ भी ट्रीटमेंट है ना वो सारी कंटिन्यू रखिए, जैसे कि क्योंकि ये ब्रेन से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है तो ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन अटैक जब आता है तब ऑफकोर्स फर्स्ट एड ही सहारा देता है और फिर उन्हें हम जितना हेल्प कर सकते हैं उतना, और बाद में उनको दवाई के बारे में और इसके क्या आप दवाई लेना चाहोगे हम ये पूछ सकते हैं। तो पहले तो यह है कि कहीं पे भी किसी को भी ऐसे हो सकता है, अगर मैं एपिलेप्सी की मतलब मिर्गी की पेशेंट हूँ तो मुझे मिर्गी का अटैक कहीं पे भी आ सकता है, वो पानी भी हो सकता है, वो ट्रेन भी हो सकता है या चलते फिरते भी। ओके, तो मैंने बाहर ऐसे आज तक ये 3 केसेस देखे हैं, एक राह चलती लड़की है, एक ट्रेन में लड़की है और ये शादी वाला एपिसोड। तो ऐसे कहीं पे भी ये हो सकता है। तो पानी में स्पेशली आपको इसके लिए उनके साथ एक तो कोई तो होना चाहिए या उन्होंने ऐसे समय पे वहां पे जाना चाहिए जब वहां पे लोग हो। ओके, अगर काम ही करना है पानी के यहाँ नदी के यहाँ तो कोई कुछ साथ में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर अचानक से वहां पे अटैक आ गया ओके तो इनको क्योंकि पता नहीं होगा और ये पानी में रहेंगे तो ये डूबने की वजह से मरने के चांसेस, समझ में आ रही है बात। तो इसकी वजह से ये हम ख्याल जरूर इसके बारे में रख सकते हैं, बट अदरवाइज बाकी प्रिकॉशंस इलाज और ये हमें उनके साथ करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए अगर वो बाहर जा रहे हैं या कुछ भी। जी धन्यवाद मैम। तो मैम अभी आपने रिकवरी के बारे में बताया था, तो कभी कभी क्या होता है कि मिर्गी का दौरा पड़ गया है या दिल का दौरा पड़ रहा है, तो हम उनको रिकवरी पोजीशन में किस तरह ला सकते हैं, तो इस पे मैम थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहें। ओके, इसके 1 से 7 स्टेप्स तो शायद आपको क्लियर रहेंगे, लेकिन जैसे अभी मैंने उदाहरण आपको दिया था ना, तो पहले तो उनका अटैक, उनका जो मिर्गी का दौरा है उसे शांत होने दीजिए। मिर्गी का दौरा है और उसी में आप रिकवरी पोजीशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत उनकी जो मूवमेंट होती है ना उस तरफ तो ऐसे स्ट्रिक्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा हिलते नहीं, तो मेरे हाथ अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहेंगे, तो इसमें आप रिकवरी पोजीशन देकर फायदा नहीं है। ठीक है, रिकवरी पोजीशन कब देते हैं हम लोग, जब हमें पता है कि उनका पल्स ठीक है, मतलब उनका हार्ट काम कर रहा है और फिर होश नहीं है उनको, और तीसरा कि उनका रेस्पिरेशन भी चल रहा है, थोड़ा सा शांत हो कुछ भी हो लेकिन रेस्पिरेशन उनकी सांस चल रही है। ये चीजें जब पता चलती है, मिर्गी का दौरा खत्म हुआ है, आपको समझ में आया कि हाँ सब ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, तो तब जाके आप उनको रिकवरी पोजीशन में डाल सकते हैं। ओके, जनरली हम क्या कहते हैं कि हम उन्हें लेफ्ट साइड पे लिटाए, बट लेफ्ट राइट कोई भी साइड चल सकती है, आप उसमें उनको लिटा के ओके जो ऊपर वाला पैर है वो छाती की तरफ लेके ऐसे कर सकते हैं, हाथ का सहारा उनके ही सिर को देकर इस तरह से ये पोजीशन दी जाती है। बाकी स्टेप्स आप ऑफ कोर्स वीडियो में देख लीजिए, लेकिन सेम तरीका रहेगा। अगर किसी को लेफ्ट साइड में चोट ही आई है तो राइट पे देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, या कोई दिक्कत है हम लेफ्ट में नहीं दे सकते तो राइट में दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों देनी है रिकवरी पोजीशन हमें, तो जनरली क्या होता है बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होने की वजह से मेरे पेट में स्टमक में जो कुछ भी कंटेंट है वो कभी कभी ऊपर आ जाता है, और वो ऊपर आ जाके क्योंकि मैं बेहोश हूं तो वो बाहर भी नहीं आ रहा। ओके, तो वो कहाँ जाएगा, तो कभी कभी सांस की नलिका में जाने का खतरा रहता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो सकता है। तो वो खुला रहने के लिए जो रिकवरी पोजीशन में है, अगर मुझे उल्टी जैसा हुआ भी है तो जैसे ही आप रिकवरी पोजीशन दोगे मेरा वो सारा मटेरियल जो है वोमिट हुआ या कुछ भी वो बाहर आ जाएगा, एक दूसरा मेरा एयर पैसेज, मेरा सांस नलिका जो है वो खुल जाएगी और मुझे बेहतर सांस लेने के लिए मदद मिलेगी। तो ये फायदा है, इसके लिए रिकवरी पोजीशन हमें देनी है। जी मैम, अगला टॉपिक हमारा सीपीआर से संबंधित है। तो मैम मेरा पहला प्रश्न यही था कि सीपीआर देने का सही तरीका क्या है और कौन व्यक्ति इसे दे सकता है। ओके, मैं डॉक्टर दीपाली को इस सवाल का जवाब देने के लिए बोलूंगी कि प्लीज आप बताइए इसके बारे में। सीपीआर एक तो कब देते हैं कि जब अपनी पल्स नहीं चल रही, मगर सामान्य लोगों को पल्स चेक करने का तरीका नहीं पता होता, इसलिए जब कोई बेहोश हो जाता है तो हमें देखना है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। अगर सांस यानी कि चेस्ट राइज बोलते हैं, चेस्ट राइज नहीं हो रहा है तो हमें उसे
CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देने की जरूरत है। इस वक्त क्या करना है कि दोनों जो अपने छाती के जो निपल्स रहते हैं उसके बीच में, यानी कि अपना जो स्टर्नम है उसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में मैडम? स्टर्नम को स्टर्नम नहीं, छाती का बीच वाला हड्डी ऐसे ही तो बोलते बीच हैं। वाली हाँ। जो हड्डी है उसके नीचे की इसमें अपने हील जो रहता है हैंड का वो रखना है और दूसरे हाथ से ग्रैब करना है। और यहाँ पे अपना जो एल्बो रहता है वहां पे बेंड नहीं करते हुए कंटिन्यूस 1 मिनट में कम से कम हम 120 100 से 120 पंप्स होने चाहिए। इस हिसाब से हमें 1 and 2 and 3 and ऐसे कंटिन्यूस पंप करते रहना है। उस दौरान किसी ने इमरजेंसी नंबर यानी 108 या जो भी आपका लोकल इमरजेंसी नंबर है उसे कॉल करना है। और क्योंकि ले पर्सन को पल्स या रेस्पिरेशन देने के लिए कुछ अलग टेक्निक्स होती है, इसलिए आपने कंटिन्यूसली हार्ट का पंप रहे जो अपना ब्रेन किडनी उसको कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई मिले, इसलिए आपको हार्ट पंप करते रहना है 1 2 3 and 4 इस हिसाब से। यानी बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। और जो हम जब पंप कर रहे हैं तो कम से कम 5 to 6 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, उतने डेप्थ में जाना चाहिए। उस हिसाब से करना है। आपने शायद वीडियो में देखा होगा, और उसी हिसाब से कंटिन्यूस पंप करना है जब तक हमें कोई एडवांस हेल्प हम अपने तक अप्रोच नहीं होती। जी मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न था कि कभी कभी क्या होता है कि दुर्घटना में व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उस दौरान वो बेहोश है और हमने CPR देना प्रक्रिया शुरू कर दी उनको होश में लाने के लिए, तो कितनी देर तक हम दें और कितनी देर बाद तक उनको वो CPR देने के बाद वो लोग जीवित रह सकता है? इसका कोई मैम टाइम है फिक्स या क्या है? नहीं सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि हम CPR क्यों देते हैं कि हार्ट बंद हो गया है और हार्ट को हमको चालू रखना है। जो हार्ट का काम क्या रहता है कि ब्रेन और बाकी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसको कंटिन्यूस ब्लड पहुंचाते रहे, और वही ब्लड पहुंचना बंद होने से ज्यादा डैमेज होता है। इसलिए हम बाहर से उसको पंप कर रहे हैं, हार्ट को बोल रहे हैं कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में है वो ब्रेन तक पहुंचे, इसलिए हम पंप कर रहे हैं। मगर अगर जब तक पेशेंट का खुद का पल्स नहीं आता हमको CPR देते रहना पड़ेगा, या जब तक एडवांस हेल्प नहीं मिलती तब तक हमको CPR देते रहना पड़ेगा। साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं ना कि अगर हम CPR दे रहे हैं और अचानक से उसने अपनी पलक झपक ली या उसने अपने हाथ पैर हिलाए तो कुछ भी से साइंस दिखे तो आप CPR रोक सकते हैं, या कोई एडवांस हेल्प अब तक सॉरी अगर वहां एडवांस पे हेल्प आ गई। आ गई तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आपको कंटिन्यूस करते रहना चाहिए जब तक। अगर बहुत देर तक अगर आपने आधा घंटे तक CPR कर रहे हैं और कोई लाइफ नहीं आ रही है तो आप निर्णय ले सकते हैं कि रुकना है या नहीं, क्योंकि वो उस सिचुएशन पे डिपेंड होता है। मगर बेस्ट तो यही तरीका रहता है कि जब तक आपको एडवांस हेल्प या पेशेंट खुद की जान नहीं आती तब तक CPR कंटिन्यू रखें। यस, तो इसमें होता ये है, मैं जस्ट डॉक्टर दीपाली का आंसर, डॉक्टर दीपाली आई एम सो सॉरी, आपको खांसी है फिर भी बोलना पड़ रहा है, बट थैंक यू सो मच। सो जब हम देते हैं तो कैसे है ना कि आप ना कभी ऐसे जस्ट एक कभी कभी डेमोसेशन करके देखिए। अभी CPR आपने वीडियो में देखा है, लेकिन किसी डॉक्टर को बुलाइए, नर्स को बुलाइए और उनकी तरफ से सीखिए कि इसको कैसे किया जाता है और प्रैक्टिकली खुद कीजिए। आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट में 100 या 120 बार अगर जब आपको ऐसे पंपिंग करना है, प्रेस करना है किसी के चेस्ट पर, तो बहुत एग्जॉशन होता है। ओके, तो क्या होता है कि सही हेल्प मिलने तक ना आप टर्न्स में, मतलब अगर 2-3 लोग साथ में हैं तो टर्न्स लेकर वो CPR चालू रख सकते हो जब तक जो मैम ने साइन बताया अभी वैसे साइन हमें ना दिखे या हेल्प वहां तक नहीं पहुंचे, तब तक आप इसे चालू रख सकते हैं। वैसे याद इतना ही रखिए कि वो बहुत ज्यादा डीप भी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पसलियां जो होती है अगर वो टूट गई तो दूसरा कुछ ये मतलब इमरजेंसी वहां पे खड़ी हो सकती है। सो कैसे करना, कितना प्रेशर देना, उसकी सही जानकारी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन देगा CPR? तो अगर ट्रेंड है हम लोग तो दे सकते हैं,
ट्रेंड नहीं भी है तो ये जो हम सीख रहे हैं ना अभी, इसके साथ हम सीपीआर का मतलब प्रेशर का जो ये है वो चीज जरूर कर सकते हैं। शायद रेस्पिरेशन और बाकी चीजें हम उसमें नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रेशर देने की बात जरूर कर सकते हैं। जी। अब जैसे मैडम ने बोला है कि कंप्रेशन आप दे रहे हैं, हाँ, कंप्रेशन दे रहे हैं तो 2 मिनट के बाद कोई भी हट्टा कट्टा आदमी भी थक जाता है, तो इफेक्टिव कंप्रेशन नहीं होता है। इसलिए हर 2 मिनट के बाद आपको पर्सन है जो सीपीआर दे रहा है वो चेंज होने की जरूरत होती है, यानी कि दर 2 मिनट में दूसरा एक रेडी होना चाहिए जो पंप करे। हार्ट अपना रुकता नहीं है, 24 घंटे काम करता है, इससे हमको कंटिन्यूसली एक हो गया तो दूसरे ने रेडी रखना है, 2 मिनट के बाद वापस दूसरे ने रिप्लेस करना है, जब तक उसका हार्ट ऑन नहीं हो रहे, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ नहीं आता। जी मैम, इसमें एक और फॉलोअप प्रश्न था हमारे पास कि अगर हम किसी कारणवश काउंटिंग में हम लोग कर रहे हैं कि 100 से 120 के बीच में प्रेशर देना चाहिए, बाहर देना चाहिए, अगर हम लोग कभी कभी काउंटिंग के बजाय उसमें कम रह जाता है तो क्या इस स्थिति में वो सीपीआर माना जाएगा या हमारा प्रयास में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा? एक्चुअली जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि फीडबैक मशीन रहता है, डिवाइस जो अपने मोबाइल के आकार का रहता है, वो हम अपने इसके नीचे रख के सीपीआर देखो आपको फीडबैक देता है कि आपका रेट नॉर्मल है या नहीं, तो या का जो डेप्थ नॉर्मल है क्या नहीं। जैसे आपने कहा कि हर बार हमें रेट या डेप्थ अंदाजे से पता रहना जरा मुश्किल होता है, इसलिए एक फीडबैक डिवाइस भी अभी है, या फोन में भी एक डिवाइस जो मोनोमीटर बोलते हैं वो डाउनलोड करके अपने पाम के नीचे रख के हम कर सकते हैं, मगर हर बार वो अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं जो आपको रिदम बोल रही हूँ 1 and 2 and 3 and 4 ऐसे करके कीजिए, और तो अंदाजे तो भी इसलिए 100 to 120 बोला है। तो कम अगर हो गया 100 से तो इफेक्ट कम होगा, उसका सर्वाइवल रेट कम होगा, क्योंकि उसके स्टेप्स फिक्स है, क्योंकि उतना ब्लड उसी में उतना ब्लड मिलेगा, क्योंकि अगर हार्ट की कैपेसिटी 60% उसका है, हम एक्सटर्नली कोशिश करेंगे तो 20 या 30% मिलने वाला है, तो वो भी इफेक्टिव नहीं करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर्वाइवल रेट कम हो सकता है। और इसका अगर कारण समझने की कोशिश करें ना तो सीपीआर जैसे मैम ने लक्षण बताया कि कब देना है, तो उसमें यह है कि हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब हमारा हार्ट उससे काम करता है वहां पे, और अचानक से वो रुक गया है, तो हम बॉडी को बताना चाहते हैं कि तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा, पंपिंग हो रहा है, पंपिंग हो रहा है, और उसकी वजह से वो सिग्नल चालू होने के चांसेस होते हैं, और तभी जाके सर्वाइवल मतलब कोई जिंदा रह सकता है बाद में भी। तो ऐसे बहुत असरदार केसेस सामने आए हैं कि अगर तुरंत सीपीआर मिल जाए तो सर्वाइवल रेट बढ़ता है, और इसके लिए हमें इफेक्टिवली अगर करना है तो 100 to 120 का रेट में देना जरूरी होता है। जी धन्यवाद। एक प्रश्न और था मैम, हमारे पास चॉकिंग से संबंधित था कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक दम घुटने जैसा महसूस होता है और घबराहट लगने लगती है, तो हमें उस स्थिति में फर्स्ट एड किस तरह से देना चाहिए? अचानक से घुटन या दीपाली प्लीज। चोकिंग यानी क्या होता है, एक तो पार्शियल चोकिंग हो सकता है या कंप्लीट। जब भी हम कुछ खा रहे हैं या बातें करते करते खा रहे हैं, हंसते खा रहे हैं, तो हमारे जो अन्न नलिका के जगह वो अपने वायु नलिका में कोई अन्न चला जाए या फॉरेन बॉडी चली जाए, तो अपना बॉडी रिस्पॉन्ड करता है कफ करके, वो इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो खांसी से निकल जाता है। मगर कभी कभी बड़ा ब्लॉक हो तो पूरा अपना जो एयर पैसेज वो ब्लॉक कर देता है, और हमको ऐसे समझेगा कि वो जो पेशेंट है वो इस तरह की साइन करता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। और वो इस वक्त क्या होता है कि एयर एक्सचेंज नहीं होने के कारण वो बोल नहीं पाता। अगर हमने कहा कि आप चोकिंग कर रहे हो तो हाँ वो सिर्फ नॉड करेगा या सॉरी गर्दन हिलाएगा, मगर वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आवाज निकल नहीं पाएगी। इसलिए इस वक्त हमको एक अंगूठा अंदर डाल के अपनी मुट्ठी बंद करनी है और नाभि के ऊपर ऐसे रखनी है, पेशेंट के पीछे से खड़े रहना है। जैसे समझिए कि ये एक पेशेंट है जिसको चोकिंग हो रहा है, मैं पीछे से उसके नाभि पे ऐसे हाथ रखती हूँ, नाभि से दूसरा हाथ उस पर रख के उसके ऊपर की तरफ से, यानी जो अपने लंग्स और पेट के बीच में डायफ्राम ऐसे, मैं उसको जोर से ऐसे करती रहती हूँ जब तक उसका इजेक्ट नहीं होता है फॉरेन बॉडी। या अगर वो बेहोश हो गया तो तुरंत उसके फ्लैट सरफेस पर रख के उसका सीपीआर दे। बेहोश हो गया इसका मतलब
मे बी उसका पल्स या बीप कब बंद हो गया होगा। ऐसे वक्त में हमको सीपीआर शुरू करना पड़ता है, बीच बीच में देखे कि उसको रेस्पिरेशन फॉरेन बॉडी अगर मुंह में दिख रही है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमको सीपीआर कंटिन्यू रखना है। तो मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए कि वो चोकिंग है। अगर वो आवाज नहीं निकाल रहा है, एयर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हमको तुरंत अपना जो मुट्ठी से ये करके उसके नाभि के ऊपर जोर फोर्सफुल प्रेशर देना है, जिससे चोकिंग या जो फॉरेन बॉडी है वो इजेक्ट हो सकती है। और थोड़ा सा ऐड करूंगी तो अगर मतलब पता है कि ये चोकिंग जैसा नहीं है, मतलब कोई चीज फंसी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि किसी की सांस रुक रही है, घुटन जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो ऐसे किसी किसी को ना बंद कमरे में बहुत भीड़ में अगर घुटन जैसा होता है तो उनको ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगने लग सकता है। ठीक है, तो वहां पे वेंटिलेशन, हाँ वेंटिलेशन, आप सफोकेशन, तो वेंटिलेशन अच्छे से करिए, भीड़ को वहां से हटाइए, अगर पॉसिबल है तो कौन कहाँ पे है आप वो जरूर ध्यान में रखिए। और इस हिसाब से अगर सोचे तो जनरली ध्यान दीजिए कि उनके सिम्टम्स क्या है। चोकिंग नहीं लग रहा तो बाकी आप जस्ट उनका वेंटिलेशन ठीक करेंगे, उनको पानी चाहिए क्या, बैठने के लिए जगह चाहिए क्या, इतना हम एज अ फर्स्ट एड पूछ सकते हैं। जी मैम, एक और कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कुछ लोगों में धूल लगने से या धुआं लगने से भी सांस ठीक से नहीं आती है, मतलब ठीक से बैठती नहीं है और सांस हैवी चलने लगती है। तो क्या ये भी चॉकिंग के अंदर आता है या इसका कुछ हम लोग सावधानी के साथ नहीं, बदल सो सकते हैं? चोकिंग में, हाँ, सो जो मैम ने जैसे बताया ना अभी कि चोकिंग दो तरह का, एक तो पार्शियल मतलब कोई भी चीज आधी फंसी हो और जैसे हम थोड़ा खांसी करते हैं तो निकल जाती है और वो पार्शियली हो गया, और कोई चीज जैसे अगर मैंने कोई सिक्का निगल लिया, ओके, और निगल के वो मेरे अन्न नलिका में ना जाते हुए वो मेरे सांस की नलिका में फंस गया, तो चोकिंग हो जाता है। आप जो बता रहे हो धूल की वजह से वगैरह, तो अगर किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी है, या फिर हमने बी स्टिंग की बात करी, मधुमक्खी के काटने की बात की, और ऐसे, तो इन लोगों में ना इतने अचानक से उनके सांस नलिका को सूजन आ जाती है कि वो चोक हो जाती है और फिर सांस वो ले ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी मतलब ये बी स्टिंग में या ऐसे चीजों में ज्यादातर हो सकता है, लेकिन अगर धूल की वजह से हुआ हो या किसी किसी को कोई और केमिकल जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं उसकी वजह से कभी कभी तकलीफ होती है, तो वो सफोकेशन होता है उनको, या फिर उसकी एलर्जी है, उसकी वजह से खांसी आती है, सर्दी से ऐसा लगता है, किसी किसी को छींके भी आती है। ओके, तो ये चोकिंग नहीं है, ये अलग है, इसके एलर्जी होना उस चीज की, उसकी वजह से होता है ये। जी मैम, हम कुछ प्रश्न हमारे पास YouTube के माध्यम से भी आए हैं, तो मैं कुछ कुछ प्रश्नों को लेना चाहूँगा। तो मैम, पहला प्रश्न था कि कार्डियक और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है? यस, डॉक्टर दीपाली, विल यू प्लीज? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल अलग है। बल्कि जैसे हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में तब्दील हो सकता है, और हार्ट अटैक यानी कि जो हमें हार्ट जो अपना हृदय है उसको जो रक्त पुरवठा करने वाली जो रक्त नलिकाएं हैं उसमें अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो उसके वजह से वो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, इसलिए हार्ट कमजोर होता है, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और बल्कि कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट काम करना ही बंद कर देता है ना, पल्स नहीं, हम बोलते हैं ना पल्स नहीं है इसलिए हम सीपीआर देते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो वो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट काम करना बंद होना। और हार्ट अटैक यानी होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलता है। तो हार्ट सब कभी भी हार्ट अटैक को हम बचा सकते हैं अगर छोटी नलिका में छोटा ब्लॉक है तो एंजियोग्राफी वगैरह अलग ट्रीटमेंट या दवाइयों से ठीक हो सकता है। मेजर अटैक हो तो थोड़ा उसके लिए हो सकता है वो, और कार्डियक अरेस्ट में हमको सीपीआर देना ही पड़ता है। यस, तो मैम जिस ब्लड सप्लाई की बात कर रही है ना कि उसमें खून वहां तक पहुंचता नहीं, तो हमारे हर एक ऑर्गन को खून पहुंचता है हार्ट की वजह से, लेकिन हार्ट को खुद को भी तो ब्लड चाहिए ना, मतलब उसका पंपिंग चलने के लिए। तो हार्ट मसल है, स्नायु है, तो उसको ब्लड सप्लाई रहता है, उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से
वहां उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और उसकी वजह से अटैक आता है और उसके लक्षण अलग होते हैं। तो उसमें एक तो बहुत बार कहा जाता है ना कि अगर मेरा हार्ट ऑफ कोर्स लेफ्ट की तरफ है, कुछ लोगों का होता है राइट में, बहुत एक्सेप्शंस, लेकिन लेफ्ट में हार्ट होता है तो जनरली लेफ्ट हाथ में दर्द होना, वहां पे झुंझुनाहट होना, ऐसे लक्षण हार्ट अटैक में पाए जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में अचानक से कोई गिर जाएगा, अचानक से बेहोश हो जाएगा, इस तरह के लक्षण पाए जाएंगे। या डॉक्टर दीपाली, आपकी वॉइस बीच में चली गई थी। या हाँ ठीक है, यही बोल रही थी मैं कि हार्ट अटैक में जैसे मैडम ने बोला लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड या राइट शोल्डर में पेन हो सकता है, उल्टी, चक्कर आना, पसीना आना, छाती में दर्द होना या कोई छाती पे हैवीनेस फील होना, तो ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं जो हम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने बोला कि कार्डियक अरेस्ट ने हार्ट काम करना बंद, जैसे आपने जो भी अभी इमरजेंसी डिस्कस की, जैसे हीट स्ट्रोक है या एनाफिलिक्सिस रिएक्शन है, किसी के बाद भी, या कोई इन्फेक्शन है, किसी के बाद भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट कम करना बंद कर सकता है, तो वो बात अलग है। ये डिफरेंस है दोनों में। या सिर्फ एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी, और डॉक्टर दीपाली इफ आई एम नॉट करेक्ट जस्ट उसमें बताइएगा। केके हमारा एक भारत का भी फेमस सिंगर था और स्टेज पे प्रोग्राम करते हुए उसकी मौत हो गई। ओके, तो अगर आपने उसका वीडियो देखा होगा तो ना उसको ऐसे सिक्योरिटी लेके जा रहा है, उसको पसीना छूट रहा है, समझ में आ रहा था कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ओके, तो अगर उसी वक्त कोई अगर मेडिकल एम्बुलेंस या कुछ भी वहां पे फर्स्ट एड मौजूद है तो वो दे देता तो शायद वो बच जाता था। ओके, तो अटैक के लिए दवा। हाँ यस मैम, यही हमने भी तभी डिस्कस किया था कि कोई ऐसा एडवांस मेडिकल टीम उनके पास होती तो उनको करेक्ट, एक्चुअली जब हार्ट अटैक आता है सीपीआर के साथ साथ हम शॉक, जैसे आपने पिक्चर फिल्मों में देखा होगा कि शॉक देते हैं, तो बहुत बार जो एडल्ट लोगों में जो कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो हृदय की जो गति है वो अनियमित होने की वजह से होती है, इसलिए जो शॉक है वो भी इक्वली सॉरी वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसलिए ले पर्सन जिनको रिदम्स पता नहीं है या जो हार्ट के रिदम्स नहीं पता, तो एडी नाम की एक मशीन होती है, उससे सिंपली चिप ऑन करके उसके जो पैड्स स्टिक करने होते हैं छाती पे, तो हमको ऑर्डर देता है कि इसको शॉक होगा करने की जरूरत है या नहीं करने की जरूरत है, तो खुद ही बताता है कि अब लाल बटन दबाइए। और जैसे हम फिल्मों में देखते हैं उसी तरह से हार्ट का मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बॉडी को शॉक मिला है, तो शॉक देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है एडल्ट लोगों में, क्योंकि बच्चों में जनरली रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, मगर एडल्ट लोगों में हार्ट की वजह से अरेस्ट होता है। मैम आप बता सकेंगे ठीक से तो बता दीजिए, खांसी की वजह से थोड़ा लिमिटेशन है। हाँ नहीं, जैसे कार्डियक अरेस्ट जो मैम बात करी है, तो हार्ट अटैक क्योंकि अभी ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया तो हार्ट फिर उसका पंप करना थोड़ा थोड़ा कम कम होके वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो हार्ट अटैक में फिर बाद की स्टेज कभी कभी कार्डियक अरेस्ट होती है, तो उस समय हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या हमें अभी सीपीआर देना है या नहीं। तो सीपीआर दोनों में भी काम आ सकता है। पहले तो मेडिकेशन, तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया, हार्ट अटैक आ रहा है, मैं क्या करूं। ओके, दवाई अगर मौजूद है तो वो दे दी, तो हार्ट अटैक में वो पेन और इसके लिए हम दवाई रहती है वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो गया तो सीपीआर के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। ठीक है जी मैम, एक और प्रश्न था सीपीआर से ही संबंधित आया था हमारे पास कि सीपीआर एक तो हमने चेस्ट को दबाने से देते हैं और एक जो मुंह से हम किसी व्यक्ति को अपने मुंह से उनके मुंह में सांस देते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है, किस किस समय पे कौन कौन सी दी जानी चाहिए? सर दो चीजें हैं कि जब हम जब मसाज देते हैं उसका मतलब पल्स नहीं है, यहाँ अपने नाड़ी नहीं लग रही इसलिए देते हैं, और सांस किस लिए देते हैं कि ऑक्सीजन देने के लिए। ऐसी भी परिस्थिति होती है कभी कभी कि पल्स होती है मगर श्वास नहीं चल रहा है, यानी कि पल्स है तो फिर सीपीआर की जरूरत नहीं है, यानी मसाज की जरूरत नहीं है, मगर सांस नहीं चल रहा है, इसलिए तब उस समय हमें गहरी सांस लेनी है, क्योंकि अगर अपने इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन होता है और जब हम छोड़ते हैं तो उसमें 17% या 17 to 18% ऑक्सीजन होता है, वो भी अच्छी मात्रा है।
तो कभी कभी अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो इस वक्त ऐसे लंबी सांस हमें कुछ लेनी है। अगर एडल्ट है तो नाक पिंच करके इसको मुंह को सील करके ओवर 1 सेकेंड ब्लो करना है। अगर छोटा बच्चा है तो नाक और मुंह दोनों सील करना है और ये देना है। सीपीआर जब पल्स नहीं है तो कंटिन्यू सीपीआर दो, मगर जब पल्स है मगर ब्रीदिंग नहीं हो रहा है तो फिर हमको ब्रीदिंग की जरूरत है। तो हर 6 सेकेंड के बाद एक ब्रीथ देते रहो अगर पल्स है तो। एक लंबी सांस लो, उसका नाक पिंच करो, मुंह को सील करो और उसके जैसे हम गुब्बारा फूलना चाहिए वैसे उसका लंग्स, तुम्हारा चेस्ट राइज, छाती फूल रही है उतने उससे तुमको देना है और एक फूंक मारनी है, ब्लो करना है। हर 6 सेकेंड में एक ब्लो करना है जब तक पेशेंट को होश ना आ जाए। अगर पेशेंट की पल्स अगर आपको उससे पहले गायब हो जाएगी तो आपको सीपीआर देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से कार्डियक यानी कि हार्ट कंटिन्यूस चलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपकी सांस और नाड़ी दोनों नहीं चल रही तो पल्स अगर आप डॉक्टर नहीं है तो कंटिन्यूस आप चेस्ट कंप्रेशन देते रहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन को मिलता रहना चाहिए। अगर ब्रेन अगर एक बार डैमेज हो गया, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट लगते हैं ब्रेन को डैमेज होने के लिए और 6 मिनट में परमानेंट डैमेज हो जाता है ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिलने से। और 9 से 10 मिनट अगर आप लेट करें तो आदमी म्यूट हो गए दीपाली। सॉरी जी मैम। हो गया। यस, आपने वो बताया कि 3 मिनट और 6 मिनट कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं इसमें। हाँ, कि हम उसको जब बेहोश होता है तो 3 मिनट के अंदर हमें उसको सीपीआर शुरू करना चाहिए। 3 मिनट तक ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने से उसको टेम्पररी हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज होगा। अगर 6 मिनट हो गए तो परमानेंट, कि अगर जीवित भी रह जाए तो वो एक जिंदा लाश जैसे बोलते हैं वैसे हो जाएगा, या 9 या 10 मिनट हो गए तो परमानेंटली लॉस हो जाएगा। इसलिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट यानी बहुत ज्यादा लेट हो गया। इसलिए जब भी कोई बेहोश होता है तो पहले देखिए कि उसका पल्स चल रहा है क्या, पल्स नहीं चल रहा है तो उसको सीपीआर दिए, हार्ट चालू रखिए, हार्ट कंटिन्यू रखना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि कंटिन्यूस रखो जब तक एडवांस। इसलिए इमीडिएटली एक्ट होना होता है कि एक ने कॉल करना है इमरजेंसी कॉल को और एक ने कंटिन्यू सीपीआर देते रहना है ताकि ब्रेन चालू रहे, आपका ब्रेन को डैमेज नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखिए कि कब नहीं देना है। मतलब हार्ट अटैक जैसी केस है, हमें पता है कि उस व्यक्ति कॉन्शियस है, ओके, वो बोल रहे हैं कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे झुंझुनाहट आ रही है, ओके। उस व्यक्ति में ना तुरंत सीपीआर की जरूरत नहीं है, ओके। जैसे मैम ने कहा कि पल्स नहीं जिंदा आदमी लगी, में देने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, जो बोल रहा है नहीं वो जीवित है तो देने यस, की जरूरत है ही नहीं। तो हार्ट अटैक में पल्स तुरंत हमको उसे देते शुरू कि मत करिए। हाँ, सॉरी मैम। अगर हम सीपीआर इसलिए देते कि हार्ट बंद हो गया है इससे। हार्ट अगर चालू है, अगर आदमी बोल रहा है, हिल रहा है, इसका मतलब हृदय चालू है तो उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है। हृदय बंद हो गया तो वो चालू रखने के लिए सीपीआर देना है। यस, तो ये एक बात है। दूसरा, बच्चों में कैसे देना है मैम, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताइए कि बच्चों में भी सीपीआर की जरूरत अगर पड़ी कभी तो उसका थोड़ा अलग तरीका होता है, अडल्ट जैसा नहीं छोटे है। बच्चे जो रहते हैं, नव क्या बोलते हैं, इन्फेंट्स जो इन्फंट 1 या साल के अंदर है, उनको देने का तरीका अलग होता है। उनको हम 2 फिंगर, जो 2 फिंगर्स है वो चेस्ट पे रख के उसके 2 निपल के बीच में 1 and 2 and 3 and 4 ऐसे कर देते हैं, या दोनों हाथ से उसका चेस्ट पकड़ के 1 and 2 and 3 and 4 से देते हैं। अगर वो 1 साल से बड़ा है, 8 साल तक या 9 साल तक, तो हम उसको एक हाथ का इस्तेमाल करके 1 and 2 and 3 इस हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप वीडियो, वैसे तो बहुत वो वास्ट चीज है जो आपको ट्रेनिंग के बाद ही समझेगी कि एडल्ट, इन्फेंट्स एंड चाइल्ड के सीपीआर करते वक्त क्या क्या चेंज उसमें डिफरेंस है। तो आप जरूर वो, जैसे मैडम ने कहा है कि आप प्रॉपर वर्कशॉप में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके साथ प्रैक्टिस करते समय आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मगर वो अलग, इन्फेंट्स का अलग रहता है तरीका देने का, और चाइल्ड का यानी कि जो बच्चे हैं उनका और एडल्ट का सेम है। और बच्चा, अगर बच्चा लीन तीन है तो एक हाथ का इस्तेमाल कीजिए। एडल्ट में जैसे हम 2 हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे में एक कीजिए। मगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको 2 फिंगर से पकड़ के करना है, नहीं तो फिर फिंगर से करना है। जी मतलब कि देखा जाए तो सीपीआर बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए।
वो क्योंकि सबने सीखना चाहिए। स्वास्थ्य जी जी मेरा ये जी। कहना है कि अगर आपको सांस देना आए या ना आए, मगर आप सबको उसको बोलते हैं हैंड्स ओनली सीपीआर, सबको सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देने की प्रैक्टिस सबने करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर कोई बेहोश हो जाता है, देखो किसी को पल्स है मगर फिर भी आपने सीपीआर दे दिया तो कोई नुकसान नहीं है, मगर किसी को पल्स नहीं है और आपने सीपीआर नहीं दिया तो वो गलत जान बात हो जा जाएगी। सकती है। हाँ, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको पल्स है या नहीं, तो भी आपने सीपीआर दे दिया तो कोई बात नहीं है, मगर जान बच सकती है। मगर अगर पल्स नहीं है, नहीं दिया तो फिर कोई चांसेस नहीं है बचने के आगे। जी मैम। तो मैम हमारे पास कुछ प्रश्न आए थे, हमने उनसे चर्चा कर ली है, तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर स्नेहल मैम और डॉक्टर दीपाली मैम, आपने हमारे सभी छात्रों द्वारा, मतलब हमारे जो भी साथी थे जिन्होंने हमारा फर्स्ट एड 2 का कोर्स किया था, उनके द्वारा जो भी प्रश्न थे आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उनका आंसर किया, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे उन्होंने अच्छे से समझा भी होगा। और मैम अपनी तरफ से और हमारे जो लोग यूट्यूब के दर्शक हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक आरिफ जी। यू। धन्यवाद। जिन्होंने भी ये सवाल निकाले थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जरिया बने उन सवालों का हम तक पहुंचने का, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।